नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती। आप सभी का स्वागत करता हूं। एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग के लिए अपना ब्रोशर जारी कर दिया है और 2021 की काउंसलिंग जो कि 2022 में हो रही है, ऐतिहासिक देरी के बाद भी 7 बड़े बदलाव हैं जो कि कट ऑफ पर गहरा असर डालेंगे। तो समय न गंवाते हुए चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये 7 जो बिग चेंजेस हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव है, ऑल इंडिया कोटे में पहले 2 ही राउंड की काउंसलिंग हुआ करती थी, अब 4 राउंड की होगी। यानी कि राउंड 2 के बाद अब मॉप अप राउंड भी होगा और इसके बाद स्टे मॉप अप राउंड भी होगा। पहले यह होता था कि ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 के बाद जो सीटें वैकेंट बच जाती थीं वह जिस राज्य से आई हुई होती थीं उन्हें वापस भेज दी जाती थीं, लेकिन अब कोई भी सीट ऑल इंडिया कोटे से वापस रिवर्ट नहीं जाएगी। एक कंडीशन ऐसी है जिस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पुराने बने हुए नियम थे वह नए नियम पे ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट जो कि ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करेंगे और साथ साथ स्टेट की काउंसलिंग करेंगे, इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या है यह नियम? पुराने नियम के मुताबिक राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटे की सीट बर्बाद न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट होती है, आप एडमिशन ले लेते हैं, या फिर अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले रखा है और वह सीट अपग्रेड होकर राउंड 2 में आ जाती है तो भी इसे एडमिशन तय माना जाएगा। इस परिस्थिति में अगर आप उस एडमिशन को छोड़ देते हैं तब आप आगे की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे और दूसरे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि इसके बाद आपका वो साल खराब हो जाएगा। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि राउंड 2 में अगर आपको सीट लेनी है, अगर आप सीट अलॉटमेंट के बाद छोड़ते हैं तब तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपने सीट राउंड 1 में ही ले ली है, अपग्रेडेशन से राउंड 2 में आते हैं या फिर राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटे में फ्रेश अलॉटमेंट के बाद आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे यह निर्देश दिया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में जो भी कट ऑफ ट्रेंड है उसको अच्छे से एनालिसिस करके कैलकुलेटेड डिसीजन लेंगे कि आपको राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। यह एक बड़ी समस्या है और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में तरीका बता दूंगा कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से मैनेज करके बेस्ट अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकते हैं। अगला बड़ा बदलाव रिजर्वेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया कोटा में एससी को 15% का रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5% का है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को क्रमशः 27% और 10% का रिजर्वेशन पहले भी मिला करता था, लेकिन 2-3 गिने चुने जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ उनमें मिलता था। लेकिन 2021 के एकेडमिक सेशन से ऑल इंडिया कोटे की टोटल सीट्स पर यह रिजर्वेशन लागू होगा, यानी कि 27% ओबीसी में एडिशनल सीट्स होंगी और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस में, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से काटी जाएंगी। तीसरा बदलाव एनआरआई कोटे से जुड़ा हुआ है। ओसीआई, पीआईओ और फॉरेन नेशनल को एनआरआई कंसीडर किया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल होंगे। अब तक ऐसा होता आया था कि ओसीआई और पीआईओ कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं यह एनआरआई के साथ साथ मैनेजमेंट की सीट और यहाँ तक कि सरकारी सीट्स जो होती थीं उनके लिए भी एलिजिबल होते थे, लेकिन अब जो है इन्हें एनआरआई कोटे के लिए ही सिर्फ कंसीडर किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस साल के लिए इसमें राहत दे दी है, तो यह जो बदलाव है यह 2021 से लागू न होकर 2022 से लागू होगा। चौथा बदलाव भी बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर यह डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इस बदलाव में यह बात कही गई है कि जैन माइनॉरिटी की या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स अगर बच जाती हैं तो यह अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो 15% एनआरआई की सीट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, अगर यह भी खाली रह जाती हैं तो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के दौरान ही इन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पहले के नियम क्या थे? पहले के नियम यह थे कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के बाद जो सीटें वैकेंट बचती थीं उन्हें कॉलेज को वापस सौंप दिया जाता था और कॉलेज लेवल पे इनमें स्टे वैकेंसी राउंड होता था जो कि ऑफलाइन होता था और वहाँ पे जो एनआरआई की वैकेंट सीट्स होती हैं इन्हें कन्वर्ट किया जाता था। ऐसे में अलग अलग कॉलेज अलग अलग डेट्स को काउंसलिंग कराते थे तो कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा लो भी चली जाती थी और कई सारे कॉलेजेस ऐसे थे जो अपने स्तर पर सीट्स का मैनेजमेंट करते थे। लेकिन अब जो बदलाव हुए हैं, माइनॉरिटी की जहाँ तक बात है, मुस्लिम माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस हैं
और जैन माइनॉरिटी का एक कॉलेज है, तो यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं रहती थी, तो इस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एनआरआई की काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रह जाती थीं। मॉप अप राउंड में अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट नहीं होगा तो मॉप अप राउंड की जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है उसी के दौरान ये जो सीट्स हैं ये कन्वर्ट कर दी जाएंगी, और जिस कॉलेज की ये एनआरआई की सीट है उसी कॉलेज के मैनेजमेंट सीट के लिए जिस छात्र ने अप्लाई किया हुआ होगा उनको मेरिट के आधार पे सीटें जो हैं वो अलॉट कर दी जाएंगी। तो निश्चित तौर से मॉप अप राउंड की कट ऑफ पर इसका असर देखने को मिलेगा, और जो मॉप अप राउंड की कट ऑफ है वो पिछले वर्ष की तुलना में नीचे जाएगी। पांचवा बदलाव यह है कि एमसीसी के द्वारा जितनी भी काउंसलिंग कराई जाती है वह 4 राउंड की होगी, और चारों के चारों राउंड जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। विगत वर्षों में देखा गया था कि एम्स वगैरह की जो काउंसलिंग होती थी यह इंस्टीट्यूट लेवल पे कराई जाती थी, सेंट्रलाइज ज़रूर होती थी लेकिन ऑफलाइन हुआ करती थी। बट 2021 सेशन के लिए एमसीसी जितनी भी काउंसलिंग कंडक्ट करा रही है ये सारी की सारी काउंसलिंग जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में रहेगी। हालांकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो नियम है वो पहले की तरह रहेंगे, यानी कि स्टेम मॉप अप राउंड जो है वह ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। छठा बड़ा बदलाव यह है कि बीएससी नर्सिंग के कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल होंगे एमसीसी पे जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराएगा, और यहाँ पे जो काउंसलिंग है ये 5 राउंड की होगी। जो सेंटर में रिजर्वेशन का नियम है वो यहाँ पर लागू होगा, और जो रूल्स हैं वो बीडीएस के जैसे ही रहेंगे। तात्पर्य यह है कि बाद में जैसे बीडीएस में क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो रिवाइज होती है, तो हो सकता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए भी इसका बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल बीएससी नर्सिंग करने के लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और ख़ास बात यह है कि 8 कॉलेजेस हैं इनमें, जिनमें से 6 एक्सक्लूसिव फॉर वीमेन हैं, महिलाओं के लिए हैं, और 2 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग भी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सातवां बड़ा बदलाव जो है वह एम्स से जुड़ा हुआ है। एनटीए की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें और एम्स में डिफरेंस होता है। ब्रोशर में काफ़ी विस्तार से इस डिफरेंस को बताया गया है। मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बोल देता हूँ। एनटीए में बायोटेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट भी अलाउड होते हैं, हालांकि ये मुद्दा कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल रिलीफ मिली हुई है, और बायोटेक्नोलॉजी से जिन्होंने पढ़ाई की है वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन एम्स ऐसे स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं मानता, उनके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मस्ट है। दूसरा जो बड़ा बदलाव एम्स में हुआ है वह यह है कि इंग्लिश में आपको पास होना ज़रूरी है, और वो भी 60% मार्क्स के साथ। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि कई सारे छात्र मेधावी होते हैं लेकिन हिंदी माध्यम से होने की बदौलत उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छी होती है लेकिन अंग्रेजी में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे उनके लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, पासिंग परसेंटेज जो होता है 12th में एनटीए अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% को मानता है, वहीं एम्स में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के साथ साथ ओबीसी को 50 भी नहीं 60% नंबर चाहिए होगा। जिनका भी 60% से कम है उन्हें अगर नीट के स्कोर के बेसिस पे सीट मिलती भी है अलॉटमेंट में तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 12 के मार्क्स के बेसिस पे उनको छांट दिया जाएगा। बात करें एनटीए की, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% यहाँ पे ज़रूरी क्राइटेरिया है, लेकिन एम्स की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 50% है, ओबीसी के लिए मैं बता चुका हूँ 60% है। पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए एनटीए 40% एलिजिबिलिटी डिमांड करता है 12th में, वहीं एम्स में ये 45% है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के वैलिडेशन से जुड़ा हुआ है। एनटीए कहता है कि 31 मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका जो भी प्रमाण पत्र है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का आय प्रमाण पत्र और जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। लेकिन एम्स का ये कहना है कि एम्स में पहली अलॉटमेंट जो आएगी, जो कि वर्तमान शेड्यूल के हिसाब से 29 जनवरी 2022 को आनी है, तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके प्रमाण पत्र पे जो डेट है वो 30 जनवरी 2021 या इसके बाद की होनी चाहिए। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि 2021 एकेडमिक सेशन के लिए नीट यूजी का जो ब्रोशर जारी हुआ है एमसीसी का, इसके आधार पे आपको मैंने बताए हैं। एफएक्यू अब तक जारी नहीं हुआ है, सेपरेट रूप से जारी होगा, अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। इतनी देरी होने के बावजूद जो देरी है एमसीसी की तरफ से वो जारी है। तो आप सबको काउंसलिंग के लिए शुभकामनाएं। मैं जल्द हाजिर होता हूं नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं
तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं।